जब रोहित ने नई नौकरी के लिए दिल्ली शिफ्ट होने का फैसला किया, तब उसके मन में हजारों सवाल थे। नया शहर, नए लोग और बिल्कुल अलग सी जिंदगी। लेकिन किस्मत ने जैसे उसका स्वागत करने की ठान रखी थी, उसने बेहद कम किराए में एक 2 BHK फ्लैट ले लिया, वो भी साउथ दिल्ली जैसी महंगी जगह पर, मेट्रो स्टेशन से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर। मकान मालिक ने बताया कि पहले वहाँ एक बुजुर्ग दंपति रहते थे, जो अब अपने बेटे के पास अमेरिका चले गए हैं। बस एक बात है, मकान मालिक ने जाते जाते हल्के अंदाज में कहा, 4थी मंजिल का एक कमरा बंद रहता है, पुराने सामान रखे हैं वहाँ, और हाँ, दरवाज़ा मत खोलना, चाबी भी नहीं दूंगा। रोहित ने मुस्कुरा दिया, कोई बात नहीं अंकल जी, अगर बंद है तो बंद रहने दीजिए, मुझे क्या लेना देना वहाँ कबाड़ से। फ्लैट देखकर रोहित संतुष्ट था। कमरे बड़े थे, खिड़कियों से धूप आती थी और एक शांत सा माहौल था। बिल्डिंग में ज़्यादातर लोग कामकाजी थे, सुबह निकलते हैं और देर शाम लौटते हैं। रोहित भी दिन भर ऑफिस में रहता और फिर जिम जाकर देर से लौटता। सब कुछ सामान्य लगने लगा था, सिवाय 4थी मंजिल की सीढ़ियों के। वो सीढ़ियाँ कुछ अलग ही थीं। वहाँ हमेशा हल्की नमी की एक गंध रहती, जैसे पुराने बंद पड़े कुएं या भूले बिसरे तहखाने में होती है। एक अजीब सी सीलन जो नथुनों से होते हुए सीधे दिमाग तक घुस जाती थी। और वहाँ की हवा कुछ ठंडी थी, नहीं वैसी ठंडी नहीं जैसे कि एसी या फिर मौसम की हो। ये कोई गहरी ठंड थी, जैसे किसी परछाई के भीतर छुपी हो। हर बार जब रोहित ऊपर चढ़ता, उसके पैर धीमे हो जाते हैं। सीढ़ियों के पत्थर में एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे हर कदम पर कोई पुराने जमीन की दबी हुई चीख उसे पुकार रही हो। दीवारों की प्लास्टर उतर चुके थे और वहां पर कुछ कुछ उभरते निशान थे, जिन्हें देखने पर भी कभी कुछ अजीब सा चेहरा लगता तो कभी सिर्फ कोई धब्बा। सबसे अजीब बात ये थी कि जब भी रोहित 4थी मंजिल की ओर देखता तो उसे एक पल के लिए ऐसा लगता जैसे कोई ऊपर खड़ा होकर उसे देख रहा है। वो कभी साफ नजर तो नहीं आता, लेकिन उसका होना महसूस होता था। कभी कभी उसे लगता कि दीवार के कोने से कोई परछाई अंदर खिसक गई, और कभी सीढ़ियों पर एक हल्की सी चूं की आवाज आती, जैसे कोई बहुत हल्के पैरों से चला हो। मगर हर बार पलटने पर वहां कोई नहीं होता। रोहित ने इन बातों को शुरुआत में नज़रअंदाज किया। उसने सोचा शायद नया माहौल है, मन गलत फहमी पैदा कर रहा है। लेकिन फिर भी हर रात वो जब थके कदमों से घर लौटता तो उन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता, उसकी चाल धीमी हो जाती, कभी उसकी सांस तेज हो जाती, कभी गले में सूखापन महसूस होता, और अक्सर ऐसा लगता जैसे किसी ने उसकी गर्दन के पीछे से हल्के से उसे फूंक मारी हो। वो जानता था वहाँ कोई नहीं है, फिर भी कुछ था, कुछ ऐसा जो दिखाई नहीं देता था, लेकिन लगातार उसे देखे जा रहा था। एक हफ्ते बाद एक लंबा और थकाऊ दिन बीता था। दफ्तर से निकलते निकलते रात के 1 बज चुके थे। दिल्ली की सड़कों पर अब सन्नाटा था, सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स और उनके नीचे उड़ती कुछ परछाइयाँ। रोहित थका हुआ था, आंखें बोझिल,
लेकिन जैसे ही वो अपनी बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुआ, एक अजीब सी बेचैनी उसके भीतर उठने लगी। जानी पहचानी सी बेचैनी जो पिछले कुछ दिनों से अनदेखा करने की कोशिश कर रहा था। वो सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही उसके कदम तीसरी मंजिल पार कर चौथी की ओर बढ़े, ठक ठक की आवाज कानों में धीमी सी आई। वो आवाज भारी होने लगी और फिर गूंजने लगी, जैसे कोई ऊपर टहल रहा हो, भारी बूट्स पहनकर। आवाज धीमी थी, लेकिन हर कदम के साथ दीवारें कांपती सी लग रही थी। रोहित ठिठक गया, उसका गला सूखने लगा। ऊपर ऊपर तो कोई है ही नहीं। चौथी मंजिल तो बंद है। फिर ये कौन? उसने धीरे से ऊपर नजर उठाई और देखा चौथी मंजिल का वो दरवाजा आधा खुला था, एकदम धीमे अस्थिर ढंग से, जैसे किसी ने अभी अभी अंदर झांक कर देखा हो और फिर भाग खड़ा हुआ हो। ये खुला कैसे? रोहित ने खुद से पूछा, लेकिन आवाज बस गले में अटक कर रह गई। वो डरते डरते एक एक सीढ़ी चढ़ा, आंखें दरवाजे पर टिकी थी। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि सीने के अंदर गूंज रहे थे। और तभी चर्र की आवाज के साथ दरवाजा धीरे धीरे अपने आप बंद होने लगा। धड़ाम की आवाज के साथ दरवाजा बंद होते ही अचानक पूरे फ्लोर पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। इतनी गहरी चुप्पी कि रोहित को अपनी सांसें भी तेज लगने लगी। उसने खुद को समझाया, ये हवा होगी, पुराना दरवाजा है, झोंका आया होगा। लेकिन उसका शरीर, उसकी रीढ़ कुछ और ही कह रहे थे। उस रात वो जब बिस्तर पर लेटा, नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी, पर थकावट के मारे आंखें बंद हो ही गईं। और तभी फुसफुसाहट, बहुत हल्की लेकिन पास से, जैसे कोई कान के ठीक पास कुछ फुसफुसा रहा हो। देख रहा है, वो देख रहा है। रोहित ने एक झटके में आंखें खोली। उसका दिल बेकाबू होकर धड़कने लगा। उसने तेजी से इधर उधर नजर दौड़ाई। कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो छोड़कर सोया था। कोई नहीं था, लेकिन हवा में कुछ बदल चुका था। कमरे की दीवारें उसे और करीब महसूस हो रही थी, जैसे सिमट कर उसे जकड़ना चाहती हो। खिड़की बंद थी, पंखा चलता हुआ, फिर भी पसीने से उसकी टी शर्ट चिपक रहे थे। वो बिस्तर पर सीधा बैठ गया। गला सूख चुका था। उसकी आंखें दरवाजे की तरफ थी, जो हल्का सा हिल रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी वहां से देखा हो और फिर छुप गया हो। अगली सुबह रोहित की आंखें लाल थी, नींद आधी अधूरी थी और दिमाग में रात की फुसफुसाहट अब भी घूम रहे थे। उसने सोचा, ये जो कुछ भी है मैं जान कर ही रहूंगा। नाश्ता छोड़ा, सीधे सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड के पास पहुंचा। वो गेट के पास अकेला बैठा अखबार पढ़ रहा था और चाय की चुस्कियों के बीच किसी पुरानी फिल्म का गाना गुनगुना रहा था। रोहित सीधा उसके पास जाकर बैठ गया। भाई साहब, उसने धीरे से कहा, ऊपर चौथी मंजिल का फ्लैट किसका है? गार्ड ने अखबार नीचे रखा और कुछ पल रोहित की आंखों में झांकता रहा। फिर एक लंबा सांस लिया, जेब से एक पुरानी सिगरेट निकाली और उसे सुलगाने लगा। आपने पूछ ही लिया साहब, उसने बिना आंखें मिलाए कहा। मत पूछिए, वो कमरा कहानी नहीं, एक सजा है।
रोहित चुपचाप सुनता रहा। 4 साल पहले वहाँ एक परिवार था, पति पत्नी और उनकी 8 साल की बेटी परी। बेहद प्यारी बच्ची थी, लेकिन उसे एक अजीब बीमारी थी। नींद में चलने की? रोहित ने पूछा। गार्ड ने सिर हिलाया। हाँ, और वो भी ऐसी ही एक रात को सीधे बालकनी तक पहुंच गई और उसने एक उंगली हवा में सीधी खड़ी की और फिर उसे नीचे गिरा दी। गिरी सीधा चौथे से नीचे, आवाज तक नहीं आई। रोहित का गला सूख गया। मर गई? गार्ड ने धीरे से सिर झुकाया। हड्डियां टूटने का भी वक्त नहीं मिला, बस सेकंड्स भर में ही। कुछ पल दोनों चुप रहे, फिर रोहित ने पूछा, और पति पत्नी? गार्ड की आंखों में एक नया डर उतर आया। उन्होंने कुछ दिनों तक खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन फिर एक रात वो दोनों उस कमरे में घुसे, अंदर से दरवाज़ा बंद किया और कभी बाहर ही नहीं निकले। पुलिस आई, दरवाज़ा तोड़ा गया। अंदर का नज़ारा। वो रुक गया, फिर मुश्किल बोल पाया। दोनों की लाशें दीवार पर उल्टी चिपकी थी, जैसे किसी ने ज़मीन की जगह उन्हें छत ही बना दी हो। आंखें खुली थी और चेहरों पर मुस्कान नहीं, डर नहीं, कुछ और था। जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया हो जो इंसान को देखना ही नहीं चाहिए। अब तक रोहित के रोंगटे खड़े हो चुके थे। गार्ड ने सिगरेट का लंबा कश खींचा। तब से वो कमरा बंद है। कुछ कहते हैं लड़की लौट आई है, नींद में चलती है दरवाजे तक, फिर लौट जाती है, और कभी कभी उसने रोहित की तरफ देखा, किसी और को चला ले जाती है। अब रोहित का दिमाग गड़बड़ाने लगा था। गार्ड की बातों ने उसके भीतर कोई बीज बो दिया था जो हर रात डर बनकर पनपता। उसे समझ नहीं आता ये सब कल्पना है या कुछ बहुत वास्तविक। अगले दिन वो जानबूझकर नजरें चुराता रहा, चौथी मंजिल से, उस दरवाजे से, उन सीढ़ियों से। लेकिन जैसे ही रातें गहराती, वो डर धीरे धीरे छत से रिसने लगता। और फिर एक रात दफ्तर से लौटते हुए वो बिल्डिंग में दाखिल हुआ, मोबाइल में एयरफोन लगाए, जैसे ध्यान बटाना चाहता हो। लेकिन तभी ठक ठक की वही आवाज़, धीमी, भारी, और इस बार ज़्यादा करीब। उसके कानों में एयरफोन अपने आप गिर पड़े। बदन में एक तेज झुरझुरी दौड़ गई। लेकिन इस बार उसने तय किया, अब डर कर नहीं भागेगा। उसने अपने फ़ोन का कैमरा ऑन किया। फ्लैशलाइट जलती नहीं थी, लेकिन स्क्रीन पर हर चीज़ दिख रही थी। धीरे धीरे वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। एक एक कदम के साथ दिल की धड़कन और तेज होती गई। जैसे ही वो चौथी मंजिल पर पहुंचा, दरवाज़ा फिर खुला था, लेकिन इस बार थोड़ा नहीं बल्कि काफ़ी खुला था। और दरवाजे के भीतर कोई था, कोई देख रहा था उसे। फ़ोन के कैमरे की स्क्रीन पर 2 चमकती लाल आंखें दिखाई दी। आंखें जिनमें कोई पुतलियां नहीं थी, बस चमक, गहरी और नफरत से भरी। नीचे एक चेहरा था, लेकिन चेहरा नहीं, धुएं और स्याही से बना कोई आकार, जो इंसान की तरह खड़ा था लेकिन इंसान नहीं था। उससे पहले कि रोहित कुछ सोच पाता, फ़ोन की स्क्रीन ब्लैंक हो गया, कैमरा बंद। बिना कुछ देखे, बिना कुछ कहे, रोहित का शरीर सुन्न हो गया। जैसे ही होश लौटा, वो उल्टे कदमों भागा, तेज, बेकाबू, और सीधे अपने कमरे में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया।
अंदर सांसें उखड़ रहे थे, दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे बाहर निकल आएगा। उसने दरवाजे की कुंडी खींच कर लगाई, दरवाजे के सामने एक कुर्सी टिका कर रख दिया, लेकिन फिर बाहर से आहट आई, हल्के कदमों की। धीरे से कोई दरवाजे के पास आकर रुका। कोई आवाज नहीं, कुछ पल की शांति, और फिर एक फुसफुसाहट, एकदम कान के पास जैसी। नींद में चलोगे? अब रोहित दिन में भी डरने लगा था। सुबह की रोशनी भी उसके लिए सुकून नहीं ला पा रहे थे। दीवारों के कोने, बाथरूम का शीशा, बंद खिड़की का कांच, हर जगह उसे लगता जैसे कोई और है, कोई जो उसकी हर हरकत को देख रहा है। कभी कभी वो आईने में खुद को देखता और ठिठक जाता। आईने में दिखने वाला चेहरा वही था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था, एक परछाई, एक मुस्कान जो उसके चेहरे से मेल नहीं खाती थी। कभी कभी तो उसे ऐसा लगता जैसे उसके चेहरे के पीछे कोई और चेहरा छुपा है, जो धीरे धीरे बाहर आने की कोशिश कर रहा है। फिर एक रात वो बेहद थका हुआ था, बिस्तर पर गिरते ही नींद आ गई। लेकिन यह नींद वैसी नहीं थी जैसी थकान आने से आती थी। ये खींचती हुई नींद थी, जैसे कोई गहरी काली नदी उसे अपने अंदर बहा रही हो। और फिर बिस्तर हिलने लगा, धीरे धीरे, पहले जैसे जमीन कांपी हो। फिर अचानक एक झटका, रोहित की आंख खुली और उसने जो देखा, उसकी सांस रुक गई। उसका अपना शरीर धीरे धीरे बिस्तर से उतर रहा था, लेकिन वो खुद तो बिस्तर पर था। हाँ, उसकी चेतना जागी थी, लेकिन उसका शरीर अपने आप चल रहा था, कब्जे में था। उसका शरीर पैरों पर खड़ा हुआ, गर्दन अजीब ढंग से झुकी हुई, आंखें अध खुली, और चाल बिल्कुल वैसी जैसे कोई नींद में चलता है, लेकिन जानबूझकर। रुको, नहीं, रोहित ने चिल्लाया, लेकिन आवाज सिर्फ उसके दिमाग में गूंजी। मुंह तो उसके शरीर के साथ बाहर निकल गया था। वो अब एक कैदी बन गया था, अपनी ही आत्मा का, अपनी ही आंखों से सब देखता हुआ। उसका शरीर अब दरवाजे की ओर बढ़ रहा था। दरवाजा खुल गया बिना चाबी के। सीढ़ियां उतरने की जगह ऊपर चढ़ी, चौथी मंजिल की तरफ। हर सीढ़ी पर पैर रखते हुए जैसे वो किसी और की चाल में ढलता जा रहा था। और फिर वो दरवाजा, वही दरवाजा जो अब बिल्कुल खुला था, लेकिन उसके अंदर अंधेरा नहीं था। वो अंधेरा जिंदा था, एक चिपचिपा सांस लेता अंधकार जो रोहित को देख रहा था। वहीं से आवाज आई, अब तुम्हारी बारी है। रोहित का शरीर उस अंधेरे के अंदर दाखिल हुआ और उसी पल दरवाजा बंद हो गया। धड़ाम, सब कुछ शांत हो गया, लेकिन शांत उतना नहीं जितना बाहर से दिखता है। 1 महीना बीत चुका है। उस रात के बाद रोहित कभी नहीं देखा गया। मकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था और फ्लैट एकदम वैसा ही जैसा छोड़ा गया था। कोई तोड़फोड़ नहीं, कोई संघर्ष नहीं, कुछ भी असामान्य नहीं। सिर्फ एक चीज बदली थी, रोहित का मोबाइल फोन, जिसका कैमरा ऑन था और स्क्रीन पर कोई चेहरा रिकॉर्ड हो रहा था। धुंधला, लाल आंखों वाला चेहरा। लेकिन पुलिस ने इसे मिसिंग केस कहकर फाइल बंद कर दी। अब वही फ्लैट दोबारा किराए पर लगाया जा चुका है। बहुत एरिया है, फर्निश्ड है,
और लोकेशन तो जान ही रहे हो, मेट्रो बस यहीं 2 कदम पर है। मकान मालिक मुस्कुराता हुआ नए किराएदार को फ्लैट दिखा रहा था। नया लड़का कॉलेज का छात्र था, जोश में था, एकदम बिंदास। और हाँ, मकान मालिक ने फिर उसी पुराने लहजे में कहा, ऊपर 4थी मंजिल का एक कमरा है, बस वो बंद रहता है, पुराने सामान है, उसमें मत जाना, चाबी भी नहीं दूंगा। लड़का हंस पड़ा, ठीक है अंकल, मुझे क्या लेना किसी कबाड़ से। कुछ देर बाद वो अकेला फ्लैट में सामान रख रहा था। उसने सीढ़ियों पर कदम रखे, धीरे धीरे वो ऊपर की ओर बढ़ा, बिना किसी वजह, बस ऐसे ही जैसे कुछ खींच रहा हो उसे। 4थी मंजिल पर पहुंचते ही उसका पैर रुक गया। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था, बहुत हल्का, जैसे किसी ने अभी अभी झांका हो। वो ठिठक गया, उसके कानों में हल्की सी हवा सरसराई और फिर अंदर से वही आवाज़ फुसफुसाते हुए बेहद पास से, लगभग उसकी आत्मा को छूती हुई, अब तुम्हारी बारी है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। हर गांव की कुछ पुरानी कहानियां होती हैं, लेकिन रामपुर की कहानी अब भी जिंदा है, क्योंकि इसका किरदार कभी मरा ही नहीं। रामपुर उत्तर भारत के एक सुदूर इलाका, जहां समय मानो थम सा गया था। चारों ओर हरियाली, पुराने मिट्टी के मकान और गलियों में वो पुरानी बातें जो दादी नानी की कहानियों से निकलकर कभी खत्म नहीं हुए थे। इस गांव में एक नाम बहुत मशहूर था, डॉक्टर शेखर। कहते हैं उनकी दवाइयों में कोई जादू था। लोग मीलों दूर से इलाज के लिए आते थे, लेकिन जितने रहस्यमय उनके इलाज थे, उतनी ही रहस्यमय थी उनकी जिंदगी। डॉक्टर शेखर अकेले रहते थे। उनका क्लिनिक गांव से थोड़ी दूरी पर एक पुराने बरगद के पेड़ के पास था। वो हमेशा कहते हैं, इलाज का वक्त दिन हो या रात, बीमारी का कोई समय नहीं होता। लोग उन्हें भगवान मानते थे, पर एक रात सब कुछ बदल गया। तेज तूफान, जोरदार बारिश, बिजली की कड़कड़ाहट, पूरा रामपुर कांप उठा। लोगों ने खिड़कियां बंद की, दरवाजे बंद किए, पर डॉक्टर शेखर का क्लिनिक खुला था। भूतिया माहौल में चुपचाप खड़ा पुराना मकान। सुबह जब सब कुछ शांत हुआ, लोग आने जाने लगे, तो एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। किसी ने डॉक्टर को नहीं देखा, ना घर में ना क्लिनिक में। उनका बिस्तर खाली था और क्लिनिक के टेबल पर खून के धब्बे थे। गांव में अफवाह फैल गई, डॉक्टर मर गए हैं। नहीं, वो गायब हो गए हैं। शायद कोई उन्हें उठा ले गया। और फिर शुरू हुआ डर का असली खेल। कुछ ही दिन बाद लोग कहने लगे कि रात के 12 बजे डॉक्टर का क्लिनिक अब भी खुलता है, वहाँ रोशनी जलती है, कभी कभी किसी की परछाई दिखती है। और एक बुजुर्ग ने बताया, मैंने उसे देखा, काले कोट में, मुझसे बोला इलाज जरूरी है, अंदर आओ। गांव वालों ने जाना छोड़ दिया, क्लिनिक के पास जाना मना हो गया। लेकिन एक लड़का था, श्याम, जो इस डर को नज़रअंदाज कर गया। श्याम एक सीधा साधा लड़का था। उसका पिता हफ्तों से बीमार था। गांव के वैद्य ने जवाब दे दिया था। और तब किसी ने धीरे से कहा, अगर हिम्मत है तो रात 12 बजे डॉक्टर के क्लिनिक जाना,
वो अब भी इलाज करता है। श्याम ने सोचा, अगर ये सच है तो मैं अपने पिता को बचा सकता हूँ। रात के 12 बजते ही श्याम अपने पिता को लेकर क्लिनिक पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा, पुराना बरगद हवा में हिल रहा था। खिड़की से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी और दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। अंदर से आवाज़ आई, आ जाओ, मैं तुम्हारे पिताजी का ही इंतज़ार कर रहा हूँ। श्याम की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। उसने देखा डॉक्टर शेखर वहीं खड़े थे। चेहरा वैसा है लेकिन रंग फीका, आंखें गहराई में डूबी हुई, मानो कोई जिंदा लाश हो। डॉक्टर ने बिना कुछ पूछे इलाज शुरू किया। टेबल पर पुराने जंग लगे औजार रखे थे जिनसे बदबू आ रहे थे। दीवारों पर अजीब संस्कृत में कुछ लिखा था। बीच बीच में धीमी आवाज़ें आती थी, हमें मत छोड़ो, वो हमारे साथ भी यही किया। श्याम कांपने लगा। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारे पिताजी ठीक हो जाएंगे, लेकिन एक शर्त है, तुम किसी से इस जगह का जिक्र नहीं करोगे। श्याम ने सिर हिलाया। वो डॉक्टर के डरावने चेहरे से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इलाज पूरा हुआ और जैसे ही श्याम बाहर निकला, डॉक्टर की आवाज़ गूंजी, अगर किसी को बताया तो मैं लौटूंगा और फिर हमेशा के लिए तुम्हारे साथ ही रहूंगा। श्याम घर पहुंचा और चमत्कार हो गया। उसके पिताजी एकदम ठीक हो गए थे। गांव वाले हैरान थे, लेकिन श्याम खामोश था, जैसे उसकी जुबान किसी ने छीन ली हो। रात बीतती गई, लेकिन कुछ अजीब होने लगा। श्याम अब रात को सोता नहीं था। आईनों में अजनबी चेहरों की परछाइयाँ दिखते थे। कभी दीवारों पर खून से कुछ लिखा होता था, अब तुम हमारे बीच हो। एक दिन उसकी माँ ने देखा श्याम खुद अपने चेहरे पर चाकू चला रहा था और बड़बड़ा रहा था, मैं डॉक्टर हूँ, इलाज ज़रूरी है। माँ चीखी, लेकिन श्याम हंस रहा था, बिल्कुल उसी तरह जैसे डॉक्टर शेखर हंसता था। रात 12 बजे क्लिनिक फिर खुला। आधी रात के मरीज उस रात बरसों बाद डॉक्टर का क्लिनिक फिर से खुला, लेकिन इस बार अंदर डॉक्टर शेखर नहीं थे। वहाँ श्याम बैठा था, सफ़ेद कोट में, चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान और हाथ में जंग लगा हुआ औजार। गांव के 2 बच्चे जो गलती से वहाँ चले गए थे, फिर कभी नहीं लौटे। अगली सुबह क्लिनिक की दीवार पर खून से लिखा था, इलाज पूरा हुआ। और तभी से हर पूर्णिमा की रात क्लिनिक की लाइट जलती है और अंदर से 2 आवाज़ें आती हैं, एक बूढ़ी आवाज़ और एक जवान आदमी की आवाज़, अगला मरीज कौन है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसे ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।